जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने पहले भी एक संविधान का वीडियो देख लिया है। अब ये हमारा दूसरा सेशन है, ठीक है। दूसरा सेशन है तो इसमें हम देखेंगे संविधान के बारे में जो भी महत्वपूर्ण हमारे पास जानकारियाँ होंगी। तो इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हम आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे देखें और समझें कि किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम वही प्रश्न रखते हैं जो हमारे पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बना हुआ है हमारा कि लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव कर पदच्युत कर सकती है, ठीक है। पद से मतलब हटा सकती है। तो क्या है, लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, ठीक है, हटा सकती है। ओके, पद से हटा सकती है। फिर क्या है, संसद के सत्र राष्ट्रपति को बुलाता है, ठीक है। जो संसद के सत्र होते हैं वो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। कौन बुलाता है? तो संसद के सभी सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने देख लिया संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद के 3 अंग हो जाते हैं। फिर देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या है? फिर है राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। 3 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ। इसे उच्च सदन, ठीक है, इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा में कुल 250 कितनी? तो राज्यसभा में कुल 250, 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 250 हो गई, जिसमें से 338 मनोनीत किए जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष तथा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल उनका 6 वर्ष का होता है। किसका? तो राज्यसभा के सदस्य का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होती, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? तो राज्यसभा एक कैसा सदन है, ये प्रश्न पूछा आएगा आपके पेपर में। तो आप बताएंगे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन हो जाता है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? तो हर दूसरे साल पर ग्रहण करते हैं 1/3 सदस्य। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या है अगला? तो अगला देख लें। भारतीय राज्यसभा की गणपूत्री संख्या, सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 1/10। भारतीय राज्यसभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या क्या होती है? तो 1/10 होती है। अगला है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये किसका है? ये लोकसभा में तब चुनाव होता है। तो अभी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपको बताना है। तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या हो जाती है 545, ठीक है, और अधिकतम हो सकती है 552, ठीक है। 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। इस समय 545 सदस्य संख्या हमारे यहाँ पर है। फिर अगला टॉप पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा है, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर है क्या? अगला पॉइंट है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? तो ये 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर कितनी कर दी गई?
तो ये कर दी गई 18 वर्ष। ठीक है, तो ये कब की गई है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? तो अगला हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है लोकसभा में सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा है यदि 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 संसद लगातार 30 दिनों तक सदन की बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि सांसद जो है वो लगातार 60 दिनों तक सदन में नहीं जाता है और अपना संज्ञान नहीं देता है या कोई अपनी सूचना नहीं देता है कि मैं इस वजह से वहाँ नहीं आ रहा हूँ, तो 60 दिनों के बाद उसे उस सीट को खाली समझकर उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला हमारा हो जाएगा लोकसभा में गणपूत्र सदस्य संख्या का 10वां भाग न्यूनतम 55 सदस्य होते हैं। कितने हैं? तो लोकसभा में गणपूत्री संख्या का 10वां भाग होता है 1/10। ठीक है, ये भी इसमें भी है। अगला है लोकसभा का वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। लोकसभा का एक सत्र में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य हो जाते हैं किसके? लोकसभा में। ठीक है, और सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। सत्रों के मध्य सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। फिर क्या है? तो कितना में होना चाहिए? हमने देख लिया है, अधिकतम जो अंतर है 6 माह का होना चाहिए। अगला है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो क्या है? टोटल उल्टा ही होता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, उसी तरीके से अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट? अगला पॉइंट हमारा है धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर लौटाना होता है। धन विधेयक जो होता है इसे राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर लौटाना होता है। फिर क्या है? धन विधेयक को लोकसभा में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला पॉइंट हमारा है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा, कौन सा है अगला पॉइंट? तो अगला पॉइंट है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है। क्या करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है या बुलाता है। फिर अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में 25वें स्थान पर अंकित है। क्या है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में 25वें स्थान पर अंकित है। किसमें है? तो 25वें स्थान पर अंकित है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है। फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? तो अगला पॉइंट हमारा होगा उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश। क्या है? उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, क्या उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 उप न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, किसमें? तो ये उच्चतम न्यायालय में। फिर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है संविधान में राज्यसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था जो है
संविधान में राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 153 में की गई है। किस में की गई है? तो अनुच्छेद 153 में की गई है। अगला पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है। और हमने ऊपर क्या देखा था? संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है और इसकी जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है। किसके तहत? 155 के तहत करता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हो जाएगा राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्या है? तो राज्यपाल को शपथ जो है, ठीक है, राज्यपाल की संबंधित शपथ होती है वो कौन दिलाता है? तो इसे मुख्य न्यायाधीश इसकी शपथ दिलाता है। किसको? तो राज्यपाल को। अगला पॉइंट हमारा है राज्यसभा के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यसभा के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। तथा राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य या शासन चलाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन को चलाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के सत्र को राज्यपाल ही आहूत तथा स्थगित करता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को राज्यपाल ही आहूत तथा स्थगित करता है। ठीक है। तो दोनों काम कौन करता है? ये राज्यपाल ही करता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाता है और उसे स्थगित भी वही करता है। देख लेते हैं अगला। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट है भारत में 6 विधान परिषद युक्त राज्य हैं। तो देख लेते हैं भारत में विधान परिषद युक्त 6 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अब ये क्या है? विधान परिषद खत्म हो गई है क्योंकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। तो अब कितने रह गए हैं? अब टोटल 5 रह गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अब इसका भी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब इसका भी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ओके। फिर है राज्यसभा का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यसभा का या राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अधीन विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। प्रदान किया गया था। अब ये 370 यहाँ से हटा दिया गया है। ओके। अगला है भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो क्या है? भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में संविधान क्या है? संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। किस में है? तो भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया जाता है या होता है। पॉइंट अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 1952 में शुरू हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। अगला पॉइंट है पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया। अगला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यह संपन्न किया गया था। कहाँ से? तो यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ या आरंभ 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। फिर क्या है अगला पॉइंट, पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। एक होता है ग्राम सभा, एक होता है क्षेत्र सभा, एक होता है जिला पंचायत। ठीक है, तो पंचायत सदस्य के 3 स्तर होते हैं, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ये 3 क्षेत्र हमारे हो जाते हैं पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर। अगला देख लेते हैं, तो अगला हमारा हो जाएगा पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन क्या है 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का जो वर्णन है वो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला है नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराने हेतु 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। क्या है, नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराने हेतु 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है 74वें अधिनियम के तहत 3 प्रकार की नगर पंचायत क्या है 3 प्रकार की नगर पंचायत की गई थी। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 संस्थाएं जो हैं संस्थाएं स्थापित की गई थीं। ठीक है, और पॉइंट अगला है नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है, महापौर कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। कौन कहलाता है, महापौर कहलाता है। अब देख लेते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में देख लेते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा टॉप सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो हैं ये हमारा कहाँ शुरू होते हैं, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। टोटल मूल अधिकार हमारे कितने हैं, तो टोटल हमारे मूल अधिकार हो जाते हैं कितने, 6। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। तो पहला हमारा हो जाता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। कितना, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। ठीक है, दिया गया है 14 से 18 तक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित किया गया है। क्या है ये, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अगला हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23 से अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य ये दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हो जाएगा हमारा चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य दिया गया है। ठीक है, क्या है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित किया गया है। फिर हमारा अगला हो जाएगा क्या है, मूल अधिकार नंबर 5, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा, तो इसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया है किसका, तो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अगला हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो ये 32 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। क्या है, संवैधानिक अधिकारों का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 से 35 के मध्य दिया गया है। ओके, फिर देख लेते हैं अगला। तो अगला हमारा हो जाएगा कौन सा, तो अगला इसमें हमारा है पॉइंट, ये देख लेते हैं। तो क्या है, 44वें संविधान संशोधन सन क्या है, 44वें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन जो था, 44वां संविधान संशोधन सन, ये पढ़ लें, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल क्या है, और केवल क्या है, संविधान क्या है, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अब केवल 6 मूल अधिकार होते हैं या बचते हैं। तो कब से, तो ये 1978 के बाद अब 6 मूल अधिकार रह गए। वैसे 7 मूल अधिकार थे, 7वां कौन था, तो संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार हमारा था, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर हमारा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक शेयर तो ज़रूर ही करें और लाइक भी ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो मैं डालता हूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।